विद्यार्थियों, आज हम चित्रकला में अंकन और अनुरंकन क्या होता है अर्थात ड्राइंग करना, अंकन एवं अनुरंकन अर्थात रेंडरिंग करना क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगीड़। सबसे पहले इस वीडियो में हम अंकन के बारे में बात करेंगे और दूसरे वीडियो में हम अनुरंकन के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आज हम देखते हैं कि चित्रकला में अंकन क्या होता है। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हो कि जो हमारा कागज़, कैनवास या चित्रभूमि द्विआयामी होती है। द्विआयामी का मतलब ये होता है कि उसमें दो ही आयाम होते हैं। कागज़ में हमें लंबाई और चौड़ाई ही नज़र आती है, उसमें हमें गहराई नज़र नहीं आती। इसलिए जब भी हम चित्र बनाते हैं तो हम तृतीय आयाम को अर्थात गहराई को भी चित्र में भ्रम के द्वारा दर्शाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हम चित्र बनाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम दो ही आयाम बनाते हैं, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन फिर भी कई वस्तुएं हमें ऐसी लगती है कि वह दूर नज़र आती है, गहराई नज़र आती है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो कागज़ पे गहराई नहीं होती। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंकन के बारे में। चित्रकार जब भी कोई चित्र बनाता है तो छाया और प्रकाश के माध्यम से किसी भी वस्तु का जब कोई रूप बनाता है, अंकन करता है और अंकन करके ठोस व वास्तविक दृश्य बनाना चाहता है, अर्थात जैसा हमें दिखाई दे वैसा ही उसको चित्रित करना चाहता है, तो यह उसका प्रयास जो होता है यह अंकन कहलाता है। फिर से मैं आपको बताऊं कि जब चित्रकार किसी वस्तु का अंकन छाया प्रकाश से आकृति को जिस प्रकार ठोस है अर्थात जिस प्रकार वह हमें ठोस दिखाई देती है वैसा ही दिखाने का जब वह प्रयास करता है, वैसा ही चित्रित करने का प्रयास करता है, तो यह उसका अंकन कहलाता है। यह जो अंकन है यह त्रिआयामी प्रभाव यानी लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई का भाव लिए होता है। हमारी वास्तविक दुनिया त्रिआयामी है अर्थात उसमें तीनों आयाम हमें दिखाई देते हैं। जो वास्तविक दुनिया है उसमें हमें तीनों आयाम नज़र आते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। अर्थात इसमें तीन आयाम लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई है जिसे हम वास्तविक रूप से माप सकते हैं। किंतु जिस धरातल पर हम चित्र बनाते हैं, जहाँ पर हम चित्रण करते हैं, जैसे कागज़ मान लो, वह द्विआयामी है। उसमें हमें केवल दो ही आयाम लंबाई एवं चौड़ाई नज़र आते हैं। उसमें दो ही आयाम होते हैं, लंबाई एवं चौड़ाई। तीसरा जो आयाम है अर्थात गहराई, कागज़ में नहीं होता है। हम वास्तविक जगत में जो भी वस्तु या आकार देखते हैं वही वस्तु या आकार हमारी कल्पना में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। जब हम इन वस्तुओं एवं आकारों को चित्र के रूप में कागज़ या अन्य कोई भी धरातल पर चित्रित करना चाहते हैं तो वहाँ लंबाई एवं चौड़ाई तो हम सरलता से बना पाते हैं, किंतु तीसरा आयाम कागज़ पर न होने के कारण हम गहराई बनाने में असफल हो जाते हैं, कठिनाई महसूस होती है। यही असफलता किसी भी नव चित्रकार को अपनी कल्पनाशीलता को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने से रोकती है। चित्र में यह तीसरा आयाम मात्र दृष्टि भ्रम के द्वारा दिखाया जा सकता है, जिसे हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं। यह जो दृष्टि भ्रम है हम इस प्रकार चित्रित करते हैं, जैसे मान लो कोई खंबा है हमें नज़र आता है, तो जिस खंबे के पास हम खड़े रहते हैं वह सबसे बड़ा दिखाई देता है और दूर के खंबे हमें छोटे नज़र आते हैं। इसी प्रकार हम चित्र में इस प्रकार चित्रण करते हैं कि हमारे पास जो वस्तु है वह बहुत बड़ी नज़र आती है और दूर की वस्तुएं जैसे जैसे हमसे दूर होती जाती है छोटी चित्रित करते जाते हैं। यह जो चित्रण है यह परिप्रेक्ष्य कहलाता है, जिसे सर्जित करने के लिए हम क्या करते हैं कि छाया प्रकाश का प्रयोग करते हैं।
एवं रेखाओं को एक निश्चित कोण पर झुकने के द्वारा हम दर्शाते हैं और दूर जाते हुए वह एक बिंदु पर मिल जाते हैं। इस प्रकार हम चित्रण करते हैं। यह एक तकनीकी कार्य है जिसे करते समय चित्रकार उलझन में आ जाता है और वह अपने को इस कार्य में असफल महसूस करता है और असफल रहने पर चित्रकार बनने के लिए अयोग्य मानकर कई बार वह चित्रण छोड़ देता है। इसी उलझन को दूर करने के लिए कला में अनुरंकन का प्रयोग सिखाया जाता है। जब चित्रकार छाया और प्रकाश के माध्यम से कोई भी वस्तु जो ठोस दिखाई देती है, जैसे मान लो कि आपको स्टिल लाइफ पेंटिंग बनानी है, आपके सामने 5 वस्तुएं पड़ी है, उनको देखकर आपको चित्रित करना है, तो आप छाया प्रकाश के माध्यम से उन वस्तुओं को ठोस एवं वास्तविक दृश्य में वैसा ही चित्रित करते हो, तो यह प्रयास आपका अंकन कहलाता है। यह जो अंकन होता है त्रिआयामी प्रभाव लिए होता है। इसमें आप चित्रभूमि, आपकी जो चित्रभूमि है वह द्विआयामी होती है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई उसमें होती है। और जो तीसरा आयाम हम दिखाते हैं वह हम परिप्रेक्ष्य अथवा क्षयवर्दी के द्वारा सहारा लेकर हम उसको चित्रित करते हैं। ये जो परिप्रेक्ष्य एवं क्षयवर्दी है वह मैं आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। परिप्रेक्ष्य एवं क्षयवर्दी का सहारा लेकर हम चित्रित करते हैं, जो कि वास्तविक न होकर मात्र दृष्टिभ्रम होता है। यह जो दृष्टिभ्रम है प्रतिदिन वस्तु को देखते रहने का एक रूढ़िबद्ध अभ्यास है। जो तीसरे आयाम की जब हम बात करते हैं अर्थात गहराई की, चित्रकार अपने आसपास दिखाई देने वाली अथवा दैनिक उपयोग की वस्तुओं का चित्रण करता है। चित्रकार चित्रण में सीमित साधनों का प्रयोग करता है। चित्रण में उसके समक्ष सर्वप्रथम द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी वस्तुओं के चित्रण की समस्या उत्पन्न होती है। इस तीसरे आयाम के निरूपण के लिए चित्रकार परिप्रेक्ष्य अथवा क्षयवर्दी के नियमों का सहारा लेता है, जिससे केवल आयाम का भ्रम उत्पन्न किया जा सके। दर्शक वस्तु को चारों ओर से देखता है, अतः वह पहले से ही उसके प्रत्येक पहलू से परिचित होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी के एक घनाकार के 6 पक्ष होते हैं। आप इस चित्र में देखिए, इसमें 6 पक्ष हैं, जबकि दर्शक एक समय में वस्तु के 3 से अधिक पक्ष नहीं देख सकता। प्रतिदिन देखते रहने के कारण वह आकार दर्शक के मस्तिष्क में रूढ़िबद्ध होकर बैठ जाता है, जो कि वास्तविक न होकर उसका आभास मात्र होता है। आकृति का यह जो रूप है वास्तविकता से परे परिप्रेक्ष्य के नियमों की सहायता से चित्रित किया जाता है, जो कि वास्तविक न होकर वास्तविकता का आभास मात्र होता है। इस चित्र में देखिए, उदाहरण के लिए घन के चित्रांकन में घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है। इस चित्र में आप देखते जाइए कि घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग है, जो प्रत्येक भुजा पर समकोणीय होता है, परंतु एक समय में वर्ग का एक ही पक्ष समकोणीय दिख सकता है और ऐसे में समकोण अधिक व न्यून कोण में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार हमें 2 अथवा 3 पक्ष देखकर भी संपूर्ण घनाकार का आभास हो जाता है और उस स्थिति से समझौता कर लेते हैं। इस प्रकार जो इसमें आप चित्र में आप देख पा रहे हो, इसमें हमें अधिकतम 3 पक्ष एक साथ दिखाई देते हैं। बाकी जो 3 पक्ष हैं वह केवल दृष्टिभ्रम हैं, वह हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक साथ हम उनको नहीं देख पाएंगे। चित्रण के माध्यम से ऐसा चित्रित करके हम उसका आभास प्रस्तुत कर सकते हैं। अंकन में छाया प्रकाश इस चित्र में आप देख सकते हो। यहाँ वर्ग के छवों को बना के केवल 3 ही इसमें हम देख पाएंगे।
ये जो चित्र 144 देख रहे हो, यह अंकन में छाया प्रकाश का प्रयोग किया है, जो किसी भी वस्तु का वास्तविक व संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होता है। छाया प्रकाश का प्रभाव आकृति और चित्रभूमि के द्विआयामी स्वरूप को त्रिआयामी स्वरूप प्रदान कर देता है। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि द्विआयामी अर्थात लंबाई और चौड़ाई और त्रिआयामी अर्थात उसकी गहराई हमें छाया प्रकाश के माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वह चित्रभूमि के समतल प्रभाव को उभार व दबाव का भ्रम उत्पन्न कर उसे ठोस स्वरूप प्रदान करने में सहायक होता है। अतः त्रिआयामी वस्तुओं को द्विआयामी चित्रभूमि पर, चित्रतल पर निरूपण करते समय, चित्रित करते समय छाया प्रकाश व परछाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब प्रकाश का स्रोत एक ही दिशा से आ रहा हो तो उस समय जो तल प्रकाश के सर्वाधिक निकट होता है सबसे अधिक प्रकाशमान होंगे तथा क्रमशः प्रकाश से दूर होते हुए तल कम प्रकाशमान हो जाते हैं और अंत में जहाँ प्रकाश बिल्कुल कम है वहाँ अंधकार की ओर चले जाते हैं। ऐसे में यदि वस्तु का बाह्य रेखांकन किंचित धूमिल कर दिया जाए तो गोलाई का प्रभाव बढ़ जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हो, त्रिआयामी वस्तुओं को द्विआयामी चित्रभूमि पर अंकित करने के लिए चित्रकार को चित्रण का कोई महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अपना लेना चाहिए और चित्रों के तत्वों के आधार पर ऐसा चित्रण करना चाहिए कि जिसे देखकर दर्शक उसे पहचान सके। इसीलिए चित्रण में वस्तु की बाहरी रेखा का बहुत महत्व है। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने सीमा रेखा के माध्यम से ही चित्रांकन किया। इसी प्रकार अजंता की संपूर्ण चित्रावली सीमांत रेखांकन को प्रमुखता देते हुए बनाई गई है। इन आकृतियों में आप जो सामने देख रहे हो 145 नंबर चित्र देखिए, इन आकृतियों को दर्शक आसानी से पहचान लेता है। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी चित्रण के लिए 6 सिद्धांत अपनाए जाते हैं। सीमांत रेखा अथवा रंग के माध्यम से विभिन्नता के आधार पर आकृति निर्माण करना, जिससे आकृति में छाया जैसा प्रभाव उत्पन्न होता है। 145 नंबर चित्र देखिए, यहाँ हम सीमांत रेखा अथवा रंग के द्वारा विभिन्नता के आधार पर आकृति निर्माण करते हैं, जिससे आकृति में छाया जैसा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। 146 नंबर चित्र देखिए, आंतरिक रेखांकन के माध्यम से, यहाँ हमने छाया प्रकाश नहीं दिखाई है, केवल आंतरिक रेखांकन के माध्यम से आकृति को ठोस स्वरूप प्रदान कर उसके विभिन्न अंगों का चित्रण स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र नंबर 147 देखिए, यहाँ सीमांत रेखाएं व आंतरिक रेखाओं को अतिछादित करने से आकृति की दूरी व निकटता का आभास कराया जाता है, अर्थात इसके माध्यम से भी त्रिआयामी चित्रण किया जा सकता है। परिप्रेक्ष्य के नियमों के आधार पर समांतर रेखाओं को तिरछी कर दिखाने से तल की गहराई का आभास उत्पन्न होता है। इसी प्रकार निकटता व दूरी का आभास उत्पन्न करने से चित्रण में ठोसपन एवं वास्तविकता दिखाई जा सकती है। इस चित्र में आप देखिए कि निकटता व दूरी का आभास उत्पन्न करने से चित्रण में ठोसपन व वास्तविकता दिखाई जा सकती है और आकृतियों का विशाल तथा लघु रूप त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। छाया प्रकाश का अंकन वास्तविक प्रकाश मात्रा के अनुरूप किया जाना चाहिए। 144 नंबर चित्र देखिए, छाया प्रकाश का अंकन जो इसमें किया है वास्तविक प्रकाश मात्रा के अनुरूप करना चाहिए। इससे आकृति के वास्तविक रूप का निरूपण हो जाता है। इस प्रकार छाया प्रकाश व क्षयवर्ती के नियमों के आधार पर द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी चित्रण संभव हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अंकन के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम अनुरंकन अर्थात रेंडरिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।